देश आजाद हुआ, आजादी की पहली किरण इस देश पर पहुंची, पूरा देश एक निरक्षर देश के रूप में जाना जाता था। 17% के करीब देश की जनसंख्या साक्षर थी और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 1951 के सेंसस के हिसाब से 7.5% के करीब। आज 78 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसके लिए मैं सभी अपने अध्यापकगण, अधिकारीगण, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो निरक्षर थे उन्होंने हमें साक्षर बनाया और आज साक्षर होकर जो हमारे निरक्षर है उन्हें साक्षर बनाने का दायित्व हमारे बेटी बेटियां कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे माताजी 5 पढ़े हुए थे, पिताजी भी 7 पढ़े हुए थे और मैं ये वक्त इसलिए कहकर आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कड़े नहीं थे। पहाड़ी भाषा में बोलते ना कड़े नहीं। उन्होंने हमें साक्षर बनाया। साक्षर बनने के बाद हम जब आगे ज्ञान प्राप्त करते गए आज हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। तो एक बेटी, जब मैं वहां स्टॉल में गया था, एक बेटी ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं और मैंने इन्हें साक्षर बनाया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो देश जो पूरा ही पहले साक्षर नहीं था, निरक्षर था। आज हम पूरा 100% साक्षर प्रदेश बन गए। साक्षरता के साथ हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है? हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे उस समय संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। आज संसाधन भी हमारे पास अच्छे थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ? पहले तो कोई निजी स्कूल नहीं हुआ करते थे, सरकारी ही स्कूल हुआ करते थे और सरकारी स्कूल में हम सब लोग पढ़ने जाते थे। बेंच भी 10th के बाद मिलते थे, तब तक तो टाट पर ही बैठकर हमारे जो शिक्षक होते थे अच्छी शिक्षा देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकारी स्कूलों से एनरोलमेंट गिरना शुरू हुआ, जबकि सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है वो सब टेस्ट के थ्रू आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा पढ़ाना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। और निजी क्षेत्र के स्कूल, जिसमें मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि उसमें टीचर्स की अपॉइंटमेंट वहां के निजी नियमों के अनुसार होती है और फिर भी बच्चे उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी थी, हम शिक्षकों में कमी थी, हमारी प्रशासनिक क्षमता में कमी थी। इस चीज को हमने 2.5 साल पहले पहचान की। मैं और शिक्षा मंत्री जी ने कई बैठकें की, कहा कि मात्र स्कूल खोलना उद्देश्य है या गुणात्मक शिक्षा देना उद्देश्य है? महज स्कूल खोलना है, एक नोटिफिकेशन कर दी जाए, 10 बच्चों को खुश कर, 10 बच्चे स्कूल में हैं और 10 बच्चों के लिए कभी एक टीचर है, कभी एक टीचर भी नहीं है, वॉलंटियर टीचर लगाया हुआ है। तो ऐसे तो गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। हमने फैसला करना था। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के चुनावों से पहले तकरीबन 600 के करीब स्कूल खोल दिए। कई स्कूलों को +2 कर दिया, कई स्कूलों में साइंस कंपल्सरी साइंस कर दी और टीचरों की नियुक्ति नहीं की। हमने सबसे पहले फैसला किया कि इन स्कूलों को तभी खोला जाएगा जब हमारे पास पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, टीचर्स की भर्ती होगी। और इस दिशा में हमने कदम उठाया और 5,647 के करीब हमने कैबिनेट में पोस्टें स्वीकृत की
और आज उनके 3000 के करीब हमारे टीचर्स उसमें लग चुके हैं, कॉलेज के लेक्चर लग चुके हैं। बाकियों के इंटरव्यू आपदा के कारण अभी अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि टीचर स्टूडेंट्स रेशो कितना होना चाहिए, हम इंडिया में नंबर 1 है रेशो में है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमी है। अब गुणात्मक शिक्षा क्या टीचर्स को नियुक्ति करने से ही आएगी, तो कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, एक सोच विकसित करने की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और एक सोच के तहत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं। हमने देखा कि प्राइमरी तक सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लिखे टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत नहीं कर पा रहे, जबकि प्राइवेट स्कूल में निजी क्षेत्र में पहली कक्षा से इंडियन मीडियम की शुरुआत हुई। पढ़ाने वाले टीचर हमारे पास अच्छे थे, हमने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। और बड़ी भिन्नताएं आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में थी। प्राइमरी एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था, मिडिल एजुकेशन अलग था। स्कूल एजुकेशन हमेशा से एक होना चाहिए, और एक में अगर कोई एक स्कूल में 10-15 टीचर होते हैं, उनकी वार्तालाप से भी उनमें भी ज्ञान आता है और बच्चों को सिखाने की क्षमता भी उनमें बढ़ती है। अब जिस स्कूल में सिर्फ 50-100 बच्चे ही होंगे, तो पढ़ाने वाले टीचर को भी बच्चों को पढ़ाने में आनंद कम आएगा। वो सोचे कि 9 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, घर में बैठ के भी ट्यूशन पढ़ा देते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। पहले तो जो त्रुटियां थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में उसको दूर किया। उसमें थोड़ी कठिनाई जरूर सरकारी हमारे जो निदेशालय में कर्मचारी थी, थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, और जब परिवर्तन होता है तो ऐसी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है कि हम अपनी स्कूल एजुकेशन को, कॉलेज एजुकेशन को गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर देश का नंबर 1 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में इन स्कूलों को विकसित करें। इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को लाया जाए, उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, टीचर स्कूल आने में खुशी महसूस करे। अगर ये दोनों चीजों को हम मेल करते हैं तो टीचर को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे स्कूल जो है, वो स्कूलों की जो क्वालिटी है, जो बिल्डिंग की क्वालिटी है, कुछ तो बहुत अच्छी है, कुछ बहुत ही अच्छी नहीं है। इन सब चीजों पर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और देखा गया कि हमें स्कूल बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूलों को शुरू करना चाहिए। शिक्षा मंत्री और हमने काफी दिनों से बात की और हमें यह अच्छा लगा कि इस साल हम 200 स्कूल को सीबीएसई बोर्ड में अगले एकेडमिक सेशन से परिवर्तित करने जा रहे हैं। अगले एकेडमिक सेशन में 12 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारे उनमें सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई चीज सोची जाती है उसमें आने में समय लगता है। और आप देखना, जो आज शिक्षक अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, एक दिन अपने ही स्कूल में उन बच्चों को भेजेंगे कि ये स्कूल हमारा सरकारी सबसे बेस्ट है। और सब लोग आपको अनुरोध करेंगे कि हमारे इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। हमारी सोच उस दृष्टिकोण से काम कर रही है और इसमें बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि हम आने वाले 5 सालों में पूरे शिक्षा का, स्कूल एजुकेशन का नक्शा बदल कर रखेंगे। ये हमारी सोच है। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, टीचर का सहयोग चाहिए। टीचर को भी एक दबाव बना रहता है कि हम, मुझे अपने यहां नौकरी करनी है, पता नहीं यहां से नौकरी से मुझे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दबाव को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शांत मन से जहां उसकी पोस्टिंग हो वो अपना पढ़ाई करवाए
और अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाकर अपने घर भी शाम को वापस चला जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार एक नीतिगत काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सफलता कहाँ मिलती है ये अलग बात है, लेकिन एक सोच जरूर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर घर के बाद पहला कोई शिक्षा का मंदिर होता है वो स्कूल होते हैं। माँ की शिक्षा के बाद अगर कोई अच्छी शिक्षा और संस्कारों से भरी शिक्षा कोई देता है तो हमारे टीचर्स होते हैं। और जैसे कि मैं अभी स्कूलों में जो देख रहा था कि शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे थे कि ड्रेस कोड की बात है। ड्रेस कोड हमारा थोपना कोई मकसद नहीं है, लेकिन उस शिक्षा संस्थान के प्रिंसिपल टीचर बैठकर सोच सकते हैं कि हमें किस ड्रेस कोड में आना चाहिए ताकि बच्चों को भी एक अच्छा लगे, वो खुद सोच सकते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जब अच्छा सोचेंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हमारे टीचर्स ने किया है, हमारे अधिकारियों ने किया है। अभी और सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। गांव में पढ़ने वाले बच्चे को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं स्कूल से पढ़कर देख गया हूं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का मुझे इस स्कूल ने ताकत दी है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम विकसित करने जा रहे हैं। शिक्षा के अलावा हमारी सरकार का एक और मकसद है कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव ला रहे हैं। वहां भी हमने कई कमियां देखी। वहां भी कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां हम एक ही कैडर को विकसित कर सके। कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां हमारी टेक्नोलॉजी 15-20 साल पुरानी ना हो। शिमला के आईजीएमसी में 19 साल पुरानी एमआरआई लगी है। जो 10 साल बाद परिवर्तन आता है उसको भी हमने समय के अनुसार ग्रहण नहीं किया। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो उसे आज के दृष्टिकोण से देखना होगा। हमने मेडिकल कॉलेज की एजुकेशन में भी देखा। सबसे पहले क्या कमी पाई कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में एक अलग से कैडर ही नहीं है। हमने फैसला किया, डायरेक्टर हेल्थ का अलग कैडर बना दिया और मेडिकल एजुकेशन का अलग कैडर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पैरामेडिकल का अलग कैडर बना रहे हैं, उसको हमने नोटिफाई कर दिया है। और हेल्थ के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को भी हमने आगे तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि आप ही के पढ़े हुए बच्चे तो डॉक्टर बनते हैं +2 करने के बाद। उनको सुविधाएं कैसे दी जाए, उन सुविधाओं के दृष्टिकोण से हम लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स दिल्ली में मिलती है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज में वहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस दिशा में अभी प्रथम चरण में हमने रोबोटिक सर्जरी चमियाना में स्टार्ट कर दी है। टांडा में हम 12 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं। एमआरआई मशीन्स को बदलने जा रहे हैं। जो एक्सरे 15-15 साल पुराने हैं उनको बदलने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट पहले ही स्तर पर जाए वो रेफर ना हो, उसका ये पता लग जाए कि इन्हें क्या बीमारी है और बीमारी के बाद वो अपनी डायग्नोज को खुद भी तय कर सकता है कि मुझे ये बीमारी है तो मेरे को क्या किस डायग्नोज में जाना। अभी तो यही नहीं पता लगता कि आपकी बीमारी क्या है। यहां से वहां पीजीआई के बाद दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी? इसकी पहचान के लिए हम लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी विकसित लाने जा रहे हैं। और हमने इस वर्ष इस लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी पर 300 करोड़ रुपए के करीब खर्चा करने का निर्णय लिया है। और अगले 5 सालों में मेडिकल हेल्थ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की दिशा में हमारी सरकार लग रही है। जो हमारी बुजुर्ग है उनके घर में जाकर हम कैसे मरीजों की सेवा कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम एक नीति लेकर आ रहे हैं, ताकि बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर वहां घर में चेक कर दिया जाए, उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसको देख लिया जाए। तो
तो ये सब चीजें हम सरकार के साथ करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि हम इस आपदा के समय आप सब लोगों का हमको हमेशा साथ मिलता रहा और जो सहयोग आप लोग देते रहे, हमारी सरकार आपके सहयोग से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण है। आज हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा रहा है। इस उपलब्धि को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले प्रिय छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महान हस्तियों और प्रदेशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह दिन शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के योजना निर्माताओं के लिए गौरवपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज उनके संयुक्त प्रयासों से हिमाचल ने पूर्ण साक्षर राज्य का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व हमने छोटे परंतु दृढ़ कदमों के साथ पूर्ण राज्य के रूप में एक कठिन यात्रा की शुरुआत की थी। आज हम पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनकर उभरे हैं। हम निरंतर ऊंचाइयों को छूने और आत्मनिर्भर तथा समृद्धशाली राज्य बनाने की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.65 लाख थी और प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% थी। मार्च 2024 में अनुमानित जनसंख्या 75.27 लाख थी है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के कार्य फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में साक्षरता लगभग 99.30% पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से कहीं अधिक है। यह हिमाचल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हिमाचल ने पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा राज्यों के लिए वर्ष 2030 की तय समय सीमा से काफी पहले हासिल कर लिया है। हिमाचल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि से अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। किसी भी समाज में साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने, उनकी रक्षा करने और उनके पालन करने में सक्षम होते हैं। साक्षर व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिससे समाज में लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत किया जा सकता है। साक्षरता व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार होता है। साक्षरता व्यक्ति को बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। साक्षर व्यक्तियों के पास वित्तीय प्रबंध और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संभालने की बेहतर समझ होती है। साक्षर व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर समझ रखते हैं, जिससे अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा साक्षरता व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हुए युवाओं को राष्ट्र का मजबूत आधार बनाती है और उनके चरित्र का विकास करती है। एक साक्षर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को रोशन करने की काबिलियत रखता है, बल्कि औरों को भी राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए सकारात्मक कदमों के फलस्वरूप आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर होने के साथ ही शिक्षा की सुलभता और समानता के पैमाने पर शीर्ष राज्यों में शुमार है और दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है। आने वाले समय में हम क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में हम पहले पायदान पर पहुंचने की प्रयास करेंगे। नए सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश के पहले 5 राज्यों में शामिल हुआ, जबकि 2021 में हम 21वें रैंक पर थे।
इस वर्ष जारी असल रिपोर्ट में भी हिमाचल के बच्चों का पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। हमारा मानना है कि समय के साथ साथ शिक्षा की सार्थकता बनाए रखने के लिए आधुनिक दौर के अनुसार शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव लाना आवश्यक है। हिमाचल को यदि पूर्ण साक्षर राज्य के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर अग्रणीय बनाए रखना है तो इस क्षेत्र में निरंतर सुधार करते हुए आधुनिक दौर की आवश्यकता अनुसार नवीन पहलों को अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 5,400 से अधिक पद और शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 7,000 से अधिक पद भरे गए हैं। हमारी सरकार ने स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा फैसला लिया है और जीरो एनरोलमेंट या बेहद कम संख्या वाले 818 स्कूलों को बंद किया गया है। कम छात्र संख्या वाले 535 स्कूलों को मर्ज किया गया है। इससे विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और गैर आवश्यक खर्चों में भी कटौती हुई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर के सुधार के लिए हमने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई आरंभ की है। मेरा ये मानना है कि अभी हमें और दूर जाना है और क्वालिटी एजुकेशन में गांव में पढ़ने वाले हर एक बच्चे में एक आत्मविश्वास की जो कमी है उसे दूर करना है और क्वालिटी एजुकेशन में हमारी सरकार आने वाले 2 वर्षों में अधिक से अधिक पैसा खर्च करेगी। हम चाहते हैं कि जहां हम पूर्ण साक्षरता प्रदेश बने हैं वहां क्वालिटी में भी नंबर 1 प्रदेश पूरे देश में के हम बने। इस दिशा में हमें जो भी कदम उठाने होंगे हम उसमें आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जो भी हमें बदलाव करने होंगे उन बदलावों को हम अमली जामा धरातल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल में एक प्ले ग्राउंड हो। अब मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना तो हमने दे दी है, लेकिन बच्चे आप देख रहे हैं बहुत, हमारे समय तो कुछ अच्छी है हेल्थ वाले भी होते थे, लेकिन बहुत ही छोटे और पतले से बच्चे अब आ रहे हैं, स्टंटेड बच्चे हैं। हम उन्हें पूरे हफ्ता भी पौष्टिक आहार देते, लेकिन उनको खेल के लिए मैदान नहीं है। बंद कमरों में बंद करके शिक्षा एक कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन उनको लिए खेल का मैदान होना चाहिए। हर एक एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना है। कुछ और योजनाएं हम आप बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए लेकर आएंगे अगले बजट में, क्योंकि अभी थोड़ी आर्थिक तंगी है और आप जानते हैं जब प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी ना हो और आपदा दूसरी बार इस प्रदेश में आई है, इस बार की आपदा में भी भयंकर नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और जिस प्रकार की आर्थिक सहायता की हम उम्मीद केंद्र सरकार से करते हैं उसमें अभी तक वो आर्थिक सहायता में उपलब्ध नहीं हो सकी है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सेक्टर में और टूरिज्म के सेक्टर में और हमारा जो बागवानी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारी सरकार यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं रहने देगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में और जगह हमें कई स्कूलों को मर्ज करने की जरूरत है और उसमें शिक्षकों को भी बताना चाहिए कि ये स्कूल को मर्ज करने की जरूरत है जहाँ बच्चों को हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें। कुछ जो हमारे स्कूल है, जो हमारे यूएलबीज में स्कूल है, जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में स्कूल है, एक जगह गर्ल्स का स्कूल है, एक जगह बॉयज का स्कूल है और दोनों ही जगह कुछ ना कुछ टीचरों की कमी है। हम आने वाले समय में उन स्कूलों में मर्ज करने की भी बात सोच रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक स्कूल में कम से कम 500-600 बच्चे। मैं देख रहा हूँ कि आज कई स्कूलों में, कई सिटीज के स्कूलों में कई जगह 300 के बच्चे हैं, कई जगह 400 बच्चे हैं। तो ऐसे स्कूलों में हम कोएड करके और एक जगह सभी सब्जेक्ट उपलब्ध करवा दी जाए, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, और इस प्रकार जब सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हो जाएंगे
तो स्कूल में ऑटोमेटिकली क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी और टीचर को भी पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में आनंद आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि जो खासकर हमारे टीचर्स हैं, कई टीचर्स दिल लगाकर पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स मैक्सिमम ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ जगह हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बंक बुक मारने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा आने वाले समय में ये सोचना पड़ेगा कि आपकी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। और क्योंकि राजनीतिक जीवन में हम लोगों को ये सोचकर कार्य करना पड़ता है कि हमें काम करके अच्छा करना है, और 5 साल बाद हमें जनता की अदालत में जाना पड़ता है। जनता तय करती है कि किसने आगे आना है, लेकिन जो शिक्षक है वो आप हमारा भविष्य भी तय करते हैं, युवाओं को नई दिशा देते हैं। आप एक इम्पीटस, आप प्रेरणा के स्रोत भी है कि जब बच्चों को आप अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी गाइडेंस आप देते हैं कि आपने किस स्ट्रीम में जाना है, किस फील्ड में जाना है, ये सब शिक्षक ही देता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने पूर्ण साक्षर राज्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आप क्वालिटी एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय के साथ सभी टीचरों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी प्रमोशन सब चलता रहेगा, हम इसको करते भी रहेंगे, मॉनिटरिंग बेनिफिट भी देते रहेंगे, लेकिन आप बच्चों के भविष्य का ख्याल रखकर उन्हें उच्च शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाए। यही मैं आपके सबको कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपना आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व की